कि स्टूडेंट 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सबको करके आएंगे। और आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो, हम आपको हिंदी में 100 में 90 प्लस दिलाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कह रहे थे सर जी आप मैराथन क्लास लेकर आइए जिसमें हमारा पूरा 50 नंबर कंप्लीट हो जाए या 100 नंबर कंप्लीट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी में आग लगाने वाले हैं। 18 फरवरी को जाएंगे और हिंदी की कॉपी में छाप कर आएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपका हिंदी में पूरे 50 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी पेपर तो 100 नंबर का होता है। देखो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पूरा जो खंड खा होता है ना, पूरे खंड खा को इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब हिंदी की टेंशन खत्म। कैसे आपको संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करना है विथ ट्रिक, कैसे आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे आपको पत्र लिखना है, कैसे रस छंद अलंकार लिखना है, कैसे निबंध लिखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बच्चों। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो टोटल 13 टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, 13 टॉपिक। पहले हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ेंगे 7 नंबर, संस्कृत पद्यांश 7 नंबर, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर। उसके बाद में पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन ये भी 2 नंबर, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के आते हैं। पत्र लिखना भी इस वीडियो में हम सीखेंगे 6 नंबर, और निबंध को भी पढ़ेंगे। मतलब पूरा हिंदी का खात्मा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना। अगर आपने इस वीडियो पर सिर्फ 1000 लाइक्स पहुंचा दिया ना, 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट अगर आप लोगों ने कर दिया ना, तो मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल ऑफर लेकर आया हूं। जो हमारा एप्लीकेशन है जिस पर फीस लगता था वो मैं बिल्कुल फ्री कर दूंगा। अगर आप लोग सिर्फ इतना काम कर देते हो, मैं गारंटी लेता हूं बिल्कुल फ्री कर दूंगा। सारे नोट्स वीडियो सब आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत का गद्यांश। भैया संस्कृत का जो गद्यांश होता है ना, पूरे 7 नंबर का पूछा जाता है। इतना आसान भी नहीं है ये सफर। देखो ध्यान से, इसमें होगा क्या, संस्कृत का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। मैंने आपको बताया था 4 चैप्टर आप पढ़ लो, संस्कृत का गद्यांश उसी से आता है। जैसे जातक कथा, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम, ये 4 चैप्टर पढ़ लो, उसी से गद्यांश आएगा। ये हम नहीं बोल रहे, ये रिकॉर्ड बोल रहा है पिछले साल के। ठीक है, तो सबसे पहले इस गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद में इसको लिखना कैसे है संदर्भ के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो ध्यान से, मैं थोड़ा हिंदी मीनिंग इसका निकाल देता हूं, क्योंकि हिंदी मीनिंग निकाल लोगे ना तभी तो अनुवाद लिख पाओगे। 2 नंबर संदर्भ का मिलता है, 5 नंबर हिंदी अनुवाद का, यानी कि टोटल 7 नंबर। तो देखो क्या है, महामनस्विन मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारो भवति। अब देखो थोड़ा थोड़ा हिंदी मीनिंग आप निकाल सकते हो। देखो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। वही चीज लिखा है, थोड़ा संस्कृत में लिखा है। और संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करना इजी होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हिंदी दिया रहता है। आगे देखो, अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालविया, पंडित ब्रजनाथ मालविया संस्कृतस्य, संस्कृत के सम्मानित विद्वान आसीत विद्वान थे। और इनके पिता पंडित ब्रज मोहन मालविया वो भी संस्कृत के एक सम्मानित विद्वान थे। ठीक है, मतलब आपको संस्कृत में ही हिंदी मीनिंग छिपा मिल जाएगा। आगे देखो,
अयम पर्यागे, इन्होंने पर्याग एवं संस्कृत पाठशाला एवं राजकीय विद्यालय से एवं म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके अत्रयो यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया। मतलब इन्होंने पर्याग के संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय एवं म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और यही पर्याग में ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य इन्होंने स्टार्ट किया। आगे देखो, यूका मालवीय स्वाकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांसी अमोहयत। मतलब युवक मालवीय के स्वाकीयेन प्रभावपूर्ण भाषण, उनके प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों का मन अमोहयत मोह लेते थे। मतलब युवक मालवीय जी जो है ना, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लेते थे, इतना अच्छा वो भाषण देते थे। आगे देखो, अतः अस्य सुहृदय, इनके मित्रों ने प्राडिवाक पदवी, वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। इनके मित्रों ने कहा ना कि आप वकील की पदवी प्राप्त करो और देश की सेवा करो। ठीक है, आगे देखो, तदानुसारम, इसके अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्णम, इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके पर्याग के उच्च न्यायालय में प्राडिवाक्य कर्म यानी कि वकील की कर्तुमार भवत, वकील का कार्य शुरू किया। इस प्रकार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। ठीक है, विधे प्रकृष्ट ज्ञानन, यानी कि कानून के प्रकृष्ट ज्ञान होने के कारण, मधुरालापेन, मधुरता होने के कारण, उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही मित्राणाम मित्र बन गए। न्यायाधीशों के सम्मान भाजनवत सम्मानित हो गए। मतलब कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर पालन और उदार व्यवहार के कारण ये शीघ्र ही न्यायाधीश के भी काफी सम्मानीय मित्र बन गए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब देखो, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करना ना भैया, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना जैसे आप लोग डालते हो। हिंदी की पूरी कॉपी लिखना मैं बता रखा हूं मैंने, ठीक है, जाकर जरूर देखना। तो इसको जब सॉल्व करना ऐसे लिख देना, महामनस्विन ... करके सम्मान भाजनम भवत। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ लिखो। संदर्भ में भैया सिर्फ पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये संस्कृत का गद्यांश है, ये हिंदी का गद्यांश नहीं है। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। अगर मान लो संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से आ जाता है तो ऐसे लिख दो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। बस पाठ का नाम बदल दो, रिकॉर्ड बदल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अनुवाद लिख दो भैया। हिंदी में अनुवाद अब लिखो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, देखो, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय एवं म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहां ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ किया। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से मनुष्यों का मन मोह लेते थे। आगे देखो, इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा करने को प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप एवं उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान पात्र बन गए। बस ऐसे लिख दो, 5 नंबर इसका भी कंप्लीट। भैया अगर आप 4 चैप्टर पढ़ लेते हो जो मैंने बता दिया, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, अगर हम पे विश्वास ना हो तो ऐसे लिखकर आओ, 7 में 7 नंबर ले जाओ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं संस्कृत पद्यांश पे। 100% फिक्स टॉपिक हमारे हिंदी का। एक काम करो, संस्कृत पद्यांश के लिए आपका जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस पूरे चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लो। 7 नंबर फिक्स है आपका। एक तो इसमें से आता ही है, कभी कभी दोनों इसी में से आ जाता है। बाकी चैप्टर में ज्यादा श्लोक है ही नहीं। देखो, किसी किसी चैप्टर में एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना,
फिर तो 100% गारंटी है। इसीलिए ये 100% फिक्स टॉपिक की कैटेगरी में आता है, क्योंकि सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही श्लोक पूछे जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड बोलता है। ठीक है, तो आप लोग उस पूरे चैप्टर को पढ़ लेना। बाकी जो चैप्टर है उसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना, फिर तो बल्ले बल्ले है। देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा, ये सुभाषित रत्नानी का ही हमारा श्लोक है। मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो टाइम होता है, समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो लड़ाई झगड़े में, मूर्खतापूर्ण बकबक में और सोने में बीतता है। ठीक है, बस यही है। जब इसको सॉल्व करना ऐसे लिख देना, काव्य शास्त्र विनोदेन डॉट 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 करके कलहेन वा। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों संदर्भ। देखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर आपका फिक्स हो गया, बस यही लिखना है। वहां पे गद्यांश था, यहां पे पद्यांश कर दो, 2 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। अनुवाद लिख दो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा यानी कि के विनोद या आनंद में बीतता है, और मूर्खों का समय, यहां पे मूर्खों कर देना, मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो काव्य शास्त्र के विनोद में या पढ़ाई वढ़ाई में उनका समय बीतेगा, और जो मूर्ख लोग होंगे लड़ाई झगड़े करेंगे और बुरे शौक करेंगे, सोएंगे दिन रात, तो इसमें बीतता है। तो ये चीजें समझो, सुभाषित रत्नानी चैप्टर में यही सारी चीजें बताई जा रही हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, चलो बच्चों, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को देख लेते हैं। देखो, मैंने ऑलरेडी संस्कृत के गद्यांश, संस्कृत के पद्यांश को अलग अलग वीडियो में भी बता रखा है। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, 5 आपको मिल जाएंगे मेरे द्वारा, एक वीडियो में सर्च करो, क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां सिर्फ 2 नंबर की आती हैं, एक ही करना होता है। देखो, जैसे फर्स्ट है घी के दिए जलाना, इतना ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अर्थ आपको लिखना है खुशियां मनाना, वाक्य प्रयोग आपको करना है, जैसे देखो, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। बस आपका क्वेश्चन वाक्य में आना चाहिए, वाक्य प्रयोग हो गया। दूसरा, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग देखो, सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब चावल तो उसने अच्छे दाम पर पहले ही बेच दिए थे, अब चावल की भूसियों को बेचकर भी वो पैसे बना रहा है। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम भाई, डबल फायदा, दोहरा लाभ। ठीक है, बस ऐसे कर देना, काम खत्म है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये आते हैं बच्चों आपठित गद्यांश पे। एक ऐसा गद्यांश जो आपके चैप्टर में तो नहीं होगा, लेकिन फ्री का नंबर देकर जाएगा, बहुत आसान है। इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, इसी वाले में। देखो ध्यान से, थोड़ा हाँ फिट हो जा बेटा, हाँ इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। पहले इसको पढ़ो ध्यान से, फिर इसके क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढना बताएंगे, फिर आपको लिखना सिखाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। देखो ध्यान से पढ़ो इसको। 5 नंबर का पूरे ये आता है बच्चों, 5 नंबर का। देखो, आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसों से तौलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति ही लक्ष्य था। इस धन से यहां शहीदों का एक स्मारक बनवाया जाए, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है। का स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? अरे भैया, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान देखो क्या लिखा, ये देखो, कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। ठीक है, यही लिख देना है। मतलब इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। बस हो गया, 1 नंबर कंप्लीट। 2 नंबर ये, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? तो देखो आप यहां से लिख दो, यहां से लिख दो। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। यही लिख दो, नंबर मिल गया। ठीक है, अगला देखो,
दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए कहा गया? तो यहां पे लिख दो, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे उन्होंने कहा कि इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। यही उठाकर लिख दो, नंबर मिला है। अब इसको सॉल्व करना भैया तो वही सेम प्रोसेस, गद्यांश का फर्स्ट वर्ड ऐसे लिख देना, आजाद भारत डॉट 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 करके स्मारक बनाया जाए। अब का वाला क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? तो स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए गए। एक नंबर आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये 2 नंबर का हो जाए, ये 2 नंबर का, ये 1 नंबर का, मतलब एक तो 1 नंबर का रहेगा। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? तो देखो, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति थी, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स हो गया, मैंने ढूंढकर बता भी दिया है। दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? तो दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे उन्होंने वापस लौटा दिया और उस धन से शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए कहा। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स। तो भैया कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, और ये तो बहुत आसान है, एकदम हलवा है हलवा। बस आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और लिखते चले जाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब देखते हैं शब्द युग्म को। भैया ये 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके हिंदी के पेपर में। ध्यान से समझो, कुछ बच्चे होंगे ना कि थोड़ा बहुत वीडियो देख लिए होंगे और वो निकल लिए होंगे, भाई वही सबसे बड़ी गलती है। अब वो समय नहीं है कि आप कहोगे भाई अगले महीने में तैयारी कर लेंगे, अब समय ही नहीं है, इसी महीने में एग्जाम है हमारा। तो अब आप किसी भी काम को टालो मत, पढ़ाई को अपने टालो मत कि बाद में पढ़ लेंगे। भैया अब समय आपके पास नहीं है। ठीक है, शब्द युग्म पे आ जाओ। अब देखो, जैसे कपिस कपीस, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। मटमैला और अंगद, सुग्रीव और काला, बाली और सुग्रीव, मटमैला और सुग्रीव। भैया चौथा ऑप्शन सही होगा। कपिस का मतलब मटमैला, कपीस का मतलब सुग्रीव, बस हो गया, मटमैला और सुग्रीव। अंब अंब, इसका सही आंसर क्या होगा? माता और पानी, माता और पिता, आकाश और स्वर्ग, देवी और देवता। भैया माता और पानी होगा। अंब का मतलब माता, अंब का मतलब पानी, यही राइट आंसर होगा। चलो समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कमेंट में लिख देना, मोर क्वेश्चंस। हम आपके लिए बहुत बड़ी वाली क्लास ले आएंगे, बस आप लोग प्यार बांटते रहो, कमेंट करते रहो। चलो अनेकार्थी शब्द पे आ जाओ भैया। मतलब एक ही शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे आपको दे दिया गया दिज, अब दिज को और किन नामों से जानते हैं? ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत। विधि को भाग्य, विधाता, तरीका, युक्त, रीति, कानून। आपको 2 ही लिखना है। मैं 4-4, 5-5 क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको इसमें से 2 तो याद ही रहेंगे ना। मतलब इतना आप लोग टैलेंटेड हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे आ जाओ मेरे भाई। देखो, घृणा के योग्य जो है उसको क्या बोलेंगे एक शब्द में? घृणा के योग्य, घृणित, घृणास्पद, घृणी या निर्घृणी। अरे भैया घृणित बोलेंगे। जो घृणा के योग्य होगा उसको घृणित बोला जाएगा। रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? पथ प्रदर्शक होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाइम वेस्ट अब मत करो, जहां तक हो सके शॉर्टकट में पढ़ो, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आप आराम से बैठकर पढ़ोगे। अब टाइम नहीं है आपके अंदर, अब एक आग लग रही होगी, यार एग्जाम तो बहुत पास आ गया, अब हमारा क्या होगा? ठीक है, तो उस आग को बुझाने और आपको हिंदी में 90+ दिलाने हम आ गए हैं। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य में कहीं गलतियां होंगी उसको सही करके लिखो। जैसे देखो, फर्स्ट है वो गत सप्ताह ही जाएगा, ये गलत है। वो गत सप्ताह ही चला गया, ये सही है। दूसरा, वो लड़के कहां जा रहे हैं, ये गलत है। वे लड़के कहां जा रहे हैं, ये सही है। मतलब पीला वाला गलत है, व्हाइट वाला सही है। ठीक है, हो गया। चलो भैया रस छंद अलंकार पे चलते हैं बच्चों। रस में आज हम करुण रस को पढ़ेंगे। देखो भैया, रस, छंद, अलंकार तीनों को मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, तीनों एक ही वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया जाकर देख लो, YouTube पे सर्च करके। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, लाखों छात्रों ने उस वीडियो को देखा है, क्योंकि ये 100% फिक्स टॉपिक है हमारे हिंदी का। YouTube पे सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो मेरे भाई, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो 100% फिक्स टॉपिक है। वहां पे जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार हैं, सब मैंने बता रखे। एक एक
एक नहीं सारे, यहां पे मैं एक एक बताऊंगा। आज हम पढ़ेंगे करुण रस को। देखो ध्यान से, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का मतलब थोड़ा शोक, ठीक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और पंचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। मतलब करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अब देखो यहीं पे ट्रिक है, अगर आप हास्य रस का बनाना चाहो ना तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का बनाना चाहो तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव और अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये ट्रिक है डेफिनेशन को बनाने का। बाकी उदाहरण आप याद रखिएगा, जैसे देखो करुण रस में क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक है, मतलब दुख आ गया भैया तो ये करुण रस है। आप करुण रस के एग्जाम्पल सर्च कर लेना। अगर आपको कोई दूसरा याद है बेफिक्र होकर लिखो, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला जाओ लिखो, क्योंकि आपको जो याद है वो आप लिख सकते हो मेरे भाई। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। रस हो गया, छंद पे चलेंगे। छंद इसको समझो। आज हम पढ़ेंगे दोहा। दोहा आप शुरू से ही सुनते जा रहे हो, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब बहुत सारे दोहे हैं, कोई एक नहीं है। यहां पे मैंने दूसरा दोहा ले रखा है। देखो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब एक ये 2 3 4। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, मतलब ये पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। मतलब इसमें और इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। यही होगा दोहा। ठीक है, अब चरण क्या है? देखो ये जो कॉमा के इधर है ये पहला चरण है, ये दूसरा, ये तीसरा है, चौथा। देखो अब मात्राएं थोड़ा सा गिनना हम लोग सीख लेते हैं। देखो मां पर ए का मात्रा लगा है तो यहां पे 2 मात्रा होगी। थोड़ा पतला कर देते हैं भाई, ज्यादा मोटा है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये मां के ऊपर ए लगा है तो 2 मात्रा, ये भी 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13 मात्रा यहां पर हो गई। जो यस मॉडल आपको दिख रहा है ना, ये 2 मात्राओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो पहले और तीसरे में भी 13 होंगी। देखो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। ठीक है, हो गया। जो सिंगल है उसको सिंगल मात्रा लेंगे। अब इसमें और इसमें 11-11 होंगी। जैसे देखो 2 2 4 1 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया। और इसमें देखो 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11 हो गया। तो पहले और तीसरे में 13-13 हो गई, दूसरे और चौथे में 11-11 हो गया। यही है दोहा। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जतन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब ये एग्जाम्पल मैंने तो ले रखा है, अगर आपको कोई दूसरा याद है ना तो बेफिक्र होकर लिखिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। मात्राएं सही से बैठनी चाहिए। पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए मेरे भाई। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ले लो भैया, साइड में हूं मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बच्चों। अलंकार पे आ जाते हैं। देखो आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। देखो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस इतना ही डेफिनेशन है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। जैसे उदाहरण देखो, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि पर आतप पर्यो प्रभात। एक स्पष्टीकरण लिख दो कि आखिर क्यों यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो यहां श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल की तथा पीतपट में प्रभात के आतप धूप की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब यहां पे उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण लिखो, स्पष्टीकरण लिखो और 2 नंबर अपने क्लियर करो। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। अब देखो भैया हम पत्र लेखन पे आ चुके हैं। मतलब पत्र कैसे लिखेंगे आज हम लिखेंगे। देखो भैया 6 नंबर का आता है पत्र लेखन, इसको मिस आप कर ही नहीं सकते। आज हम लिखेंगे
अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र आज हम लिखेंगे। हमारे गांव में भैया बिजली की समस्या है, हम उससे रिलेटेड पत्र लिख रहे हैं। तो लिखो पहले सेवा में ऐसे लिखो बिजली विभाग मेरठ, मतलब कहां पे आपका गांव है, मेरठ में। तो सेवा में आपको जरूर लिखना है जब कोई पत्र लिखते हो। बिजली विभाग वालों को पत्र लिख रहे हो तो बिजली विभाग मेरठ। विषय क्या है आपका? विषय हमारा है बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली की समस्या है, बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है, उसी के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। अब आप यहां से लिखना शुरू करना भैया, क्योंकि यहां पे जगह कम है तो मैं दूसरे पेज में मैंने लिख दिया है, आपको कॉपी में अब इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। क्या? ये वाला, ठीक है। महोदय लिखो, अपनी पूरी प्रॉब्लम बतानी है। इसको हम बोलते हैं पत्र की बॉडी, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये हम लिख देंगे, उसके बाद में हम थोड़ा बहुत करके दिनांक लिख देंगे और ये सब। देखो हम क्या लिखेंगे? महोदय। अब देखो कई लोग मिलकर यहां पे पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि बिजली की समस्या सिर्फ एक को नहीं है, पूरे सोसाइटी को है। तो देखो हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व भी बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भैया जैसे जल ही जीवन है ना, वैसे अब बिजली भी जीवन बन गई है। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं होगी तो हमारा फोन चार्ज नहीं होगा। अब फोन से पढ़े या ना पढ़े, रील तो स्क्रॉल करना है ना, ठीक है। तो इसीलिए अब लाइट भी आवश्यकता बन गई है। देखो हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है, मतलब कब लाइट आ रही है कब जा रही है इसका कोई टाइम नहीं फिक्स है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है। मतलब आपके दिमाग में जो भी बिजली की समस्या से रिलेटेड चीजें आ रही है लिख दो, जरूरी नहीं है एकदम बुके वाला भाषा लिखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी जस्ट। आगे देखो, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र ही कार्रवाई की आशा में दिनांक लिख दो, डालना मत दिनांक। फिर हम हैं आपके जैन नगर निवासी 1 2 3 करके जो भी लोग हैं उनको लिख दो, काम खत्म। नाम मत लिखो, ऐसे लिख दो बस, ठीक है। तो यही चीज है पत्र जब आप लिखना, चीजों को बस ध्यान से समझना है कि आखिर पत्र को लिखने का कैसे तरीका समझ लो। पहले आप सेवा में लिखो, फिर जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखो, फिर विषय लिखो, भाई आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो। महोदय लिखकर अपनी पूरी दुख कथा, अपनी पूरी प्रॉब्लम सुना दो, ठीक है। हो गया। फिर आगे देखो, थोड़ा उनसे निवेदन करो और दिनांक डाल के आप ये लिख दो, काम खत्म, ठीक है। समझ में आ गया? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम चलेंगे निबंध पे और आज हम पढ़ेंगे विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। देखो निबंध आप लोगों को बहुत सारे लोग कहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण पढ़ लो, जनसंख्या वृद्धि पढ़ लो, आतंकवाद पढ़ लो, विज्ञान वरदान या अभिशाप पढ़ लो। अच्छी बात है, पढ़ो। लेकिन आजकल के जो ट्रेंडिंग निबंध है कुछ इस टाइप के आते हैं। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब आखिर विद्यालय में स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना क्यों जरूरी है। तो देखो जब भी निबंध लिखो पहले एक रूपरेखा बनाओ। रूपरेखा में हम वो सारे हेडिंग लिखेंगे जो हमें निबंध लिखते समय डालना है। हेडिंग में पहला हेडिंग प्रस्तावना सभी निबंध में रहता है। दूसरा हेडिंग आप निबंध जिस टॉपिक पर लिख रहे हो उससे रिलेटेड हेडिंग डालना, जैसे देखो विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। तीसरा स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता। चौथा स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ। और पांचवा उपसंहार। मतलब जब भी आप कोई निबंध लिखो रूपरेखा आपको पहले जरूर बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर आपको प्रस्तावना हेडिंग जरूर होना चाहिए और लास्ट में उपसंहार होना चाहिए। बीच में आपको निबंध से रिलेटेड हेडिंग लिखना है। भाई बल्ले बल्ले है, मजा करो। चलो सबसे पहले हम जब निबंध लिखेंगे पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना। आखिर विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा है क्या, उसके बारे में आपको प्रस्तावना में लिखना है। जैसे देखो किसी भी देश की प्रगति के लिए वहां के नागरिकों का स्वास्थ्य स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश को विकासशील बनना है, विकसित देशों में आना है, तो पहले तो हम सभी को स्वस्थ रहना होगा ना।
आगे देखो, अतः व्यक्तित्व के निर्माण और समाज के उत्थान हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चार्ल्स ए बुचर के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्रिया का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से परिपूर्ण नागरिकों का ऐसी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से विकास करना है जिनका चयन इन उद्देश्यों को सामने रखकर किया गया है। स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में अन्य सभी प्रकार की शिक्षाएं अपूर्ण हैं। यदि मनुष्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उचित प्रकार से पालन करेगा तो कई रोगों से उसका बचाव हो सकता है। भैया जैसे आप लोग हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जब सुबह उठो ना, बढ़िया ब्रश व्रश करो, फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो, योगा करो, मतलब कुछ चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलो भैया अगला हेडिंग हमारा रहेगा विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा क्यों जरूरी है। देखो, विद्यालय में जितना महत्व ज्ञान को दिया जा रहा है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नियमों का निर्धारण करें, वह इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहें। विद्यालयों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों, खांसना, छींकना, थूकना, नशीले पदार्थों के सेवन आदि से होने वाली हानियों से अवगत कराएं, जिससे छात्र अपने स्वास्थ्य का उचित प्रकार से विकास कर सकेंगे। विद्यालय में जितना महत्व ज्ञान को दिया जा रहा है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नियमों का निर्धारण करें, वह इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहें। ठीक है, मतलब विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा भी जरूरी है। आगे देखो, विद्यालयों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों, ये तो हो गया शायद, ठीक है, ये 2 बार हो गया है, चलो इसको लिख दो। बाकी आगे देखो, छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की उचित जानकारी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए रुचि व जागरूकता पैदा की जाए। दूसरा, प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तीसरा, छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु उन्हें अपने आसपास के वातावरण की सफाई के महत्व से भी अवगत कराना चाहिए। भाई सफाई नहीं रहेगी तो आपका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा नहीं रहेगा, साफ सफाई जरूरी है। अगला हेडिंग रहेगा स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ क्या हैं। अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में थोड़ा जानकारी रखें तो इसके लाभ क्या हैं। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा का छात्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ मनोरंजन व खेलने कूदने के साधन का या व्यायाम के रूप में लेते हैं। इसी कारणवश भारत में आज स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति अत्यंत विचित्र है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, साथ ही अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा छात्र रोगों से विमुक्त रह पाएगा। इससे छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी एवं वो सफलता के पथ पर अग्रसर होगा। छात्र हमारे देश की नींव हैं। यदि छात्र सुरक्षित व स्वस्थ रहेंगे तो वे देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। देखो भैया, जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो सब एक दिन छात्र ही थे और आप ही लोगों के बीच में से वो निकलते हैं, बस मेहनत और लगन से। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। देखो, विद्यालय में जब तक स्वास्थ्य शिक्षा को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक देश के नवयुवक देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। मनुष्य के व्यक्तित्व में चारित्रिक परिपक्वता लाने हेतु व आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को चुस्त रहने व अपने वातावरण से भली भांति परिचित होने की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा की उपयोगिता तब सभी के समझ में आएगी जब इसे उचित प्रकार से अनिवार्य रूप से विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा। यह शारीरिक और सामाजिक दृष्टि के साथ व्यवहारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण महत्व रखती है। ठीक है, अतः स्वास्थ्य स्वस्थ मनुष्य जीवन का आधार है। इसलिए कहा भी गया है, यदि मनुष्य के पास से धन चला गया तो समझ लो कुछ नहीं गया, यदि उसका चरित्र चला गया तो समझो कि कुछ चला गया, और यदि उसका स्वास्थ्य चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। बहुत अच्छी लाइन है कि मतलब अगर मनुष्य के जीवन से धन चला जाएगा ना तो समझ लो कुछ नहीं गया, भाई फिर से कमा लेंगे। अगर चरित्र चला जाएगा तो समझ लो कुछ चला गया, लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया तो समझ लो सब कुछ चला गया, क्योंकि स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो जीवन किस काम का। ठीक है, तो ये आपका निबंध था। आपको ऐसे ही रूपरेखा बनाकर हेडिंग डाल के लिख देना है। बाकी आपका जो पूरा खंड खा है, मतलब पूरा जो हिंदी है, वो इस वीडियो में फिनिश होता है।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।